हाँ हाँ, आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। अच्छा, ये लाइट ऑफ करवाना ये वाली। पहले तो भाई बता दें, स्क्रीन वगैरह दिख रही है सबको सही? सही है। अच्छा, अब भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट, जल्दी जल्दी आंसर करना है। जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है एसिंक्रोनस है? सिंक्रोनस। अगर जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस बनाना है तो हम किस तरह बनाते हैं? भाई ये लिखा हुआ सामने है, ये रहा ये रहा। आप बोलेंगे सर अगर जावास्क्रिप्ट कोड को सिंक्रोनस से एसिंक्रोनस बनाना है तो उसके कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स क्या हैं? सबसे पहले कॉलबैक फंक्शन है, तो ये S5 में यूज़ होते थे। प्रोमिसेस हैं और फिर एसिंक अवेट है। ये तीन तरीके हैं जिनकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट के सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस बना सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस? और एसिंक्रोनस नीचे से रीड करती है? ऐसा तो मैंने नहीं बताया था भाई। बैकएंड में नहीं करती, बैकग्राउंड में करती है। बैकएंड यहाँ बहुत डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, बैकग्राउंड बोल सकते हैं आप कि। हाँ, ये इसका सही आंसर है कि अगर कोई लाइन टाइम ले रही हो आपसे, टाइम का वर्ड आपने यूज़ करना है। कि अगर ए सिग्नल की जब भी बात है आपने टाइम का वर्ड यूज़ करना है। कि अगर कोई लाइन ऑफ स्टेटमेंट टाइम ले रही होती है तो वो क्या करता है, उसके लिए वेट नहीं करता, उसको बैकग्राउंड में रन कर देता है और आगे बढ़ जाता है। और जब उसका रिस्पॉन्स आता है तो वो उसको लाके अपेंड करा देता है या शो करवा देता है। ये है इसका आंसर। भाई परसों पढ़ी है चीज़ें ये। नीचे से रीड करता है, नीचे लग जाता है। अल्लाह अकबर। जी क्या होता है एसिंक्रोनस? तुम बताओ जल्दी से, एसिंक्रोनस क्या होता है? एसिंक्रोनस ये रटी हुई होनी चाहिए चीज़ें, जबान पे आपके रटी हुई होनी चाहिए चीज़ें। ये इसका आंसर है। आज हमारा टॉपिक है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है आपको मैंने ये बताया था कि जब हमने स्टार्ट में कॉल बैक फंक्शन देखा था कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन पास करूं एज एन आर्गुमेंट, ये होता है कॉल बैक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक एरे है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉट फॉर ईच, और इस फॉर ईच के अंदर जो मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ, इनर फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा, इतने पार्ट को? एनोनिमस तो है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? कॉल बैक फंक्शन। क्यों? क्योंकि फॉर ईच खुद एक फंक्शन है और फॉर ईच के अंदर मैंने एक और फंक्शन पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट, ये कॉल बैक फंक्शन हो गया। ये वो डेफिनेशन थी जो आपको मैंने बताई थी जब हमने एरे या इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। ऐसी है। सो क्यों रहो भाई? कौन है? ठीक है, अच्छा, ये कॉल बैक फंक्शन ये होता है। लेकिन कॉल बैक फंक्शन का यहाँ पे ए सिंक्रोनस बनाने का क्या काम है? इसके लिए थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। यूँ समझें, हम या आप आप किसी बैंक में जॉब करने जा रहे हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर आप जा रहे हैं जॉब करने। आपको बोला गया है भाई हमारे पास हमें एक सिस्टम बना के देना है आपको। क्या होगा, हमारा कोई एम्प्लॉय आ रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय का डेटा, कोई नया एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है, ज़रा बात समझिएगा, सिनेरियो समझ के करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। आपसे बोला गया, आपके भाई बॉस ने, सीनियर ने, कि भाई आपने कह रहा ऐसा कोड लिखना है आपने जिसमें क्या होगा, हमारे पास दो चीज़ें हमें चाहिए। कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उस एम्प्लॉय का डेटा आपने डेटाबेस में ऐड करवाना है जाके। ठीक है, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉय के भाई कितने एम्प्लॉय है, तो आपने डेटाबेस से डेटा गेट करवाना है। दो काम करवाना है। क्या करना है? गेट, ऐड करवाना है। स्टोर बोलूँ या ऐड बोलूँ? ऐड करवाना है और गेट करवाना है, ऐड और गेट करवाना है। सही है। अच्छा, अभी क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास कोई एपीआई है, ना हमारे पास कोई डेटाबेस है, तो हम क्या करेंगे, एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, ज़रा पहले कोड समझिएगा कि कोड समझ, पहले आपको कोड समझ में आना चाहिए कि कोड क्या कर रहा हूँ, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन पे जाएंगे। एरे आप पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं। मैंने तो पढ़ा दिया आपको, अब आप पढ़ चुके हैं नहीं पता, वो मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो उन्हीं का यहाँ पे यूज़ करेंगे थोड़ा सा। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा लेट
कोड अब लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है बस सामने स्क्रीन पे। और कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए तो वहीं स्टॉप करिएगा, ये नहीं पूरा पढ़ा दिया फिर एंड में बोल रहे हैं सर ये लेट क्या कर रहा है यहाँ पे, वहीं स्टॉप कर दिएगा। लेट एम्प्लॉइज, समझे कि ये जो एम्प्लॉई है ये एक एरे बनाई है मैंने, इसको आप समझे कि एक आपका डेटाबेस एक तरीके से जहाँ डेटा सारा स्टोर हो रहा है। सही है, समझ लें, ऐसा अज्यूम कर लें। अरे भाई सही है। अच्छा, अब एम्प्लॉय का डेटा है तो एम्प्लॉय का आपको पता है एम्प्लॉय की मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है। उस एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, उस एम्प्लॉय, अभी हम दो रख रहे हैं बस, एम्प्लॉय का नाम और उसकी डेजिग्नेशन, बस फिलहाल के लिए। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इसका मैं क्या बनाऊं। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट बनेगा इसका। भाई इसकी ना एरे बन सकती है ना कोई स्ट्रिंग हो सकता है, क्योंकि एक सिंगल प्रॉपर्टी तो है नहीं। इतना सेंस तो है ना कि इसका क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। नहीं आप नहीं फिक्र करो, बस बाकी को छोड़ दो। अच्छा भाई, एम्प्लॉय के लिए हम क्या कहते हैं, इसका एक नेम होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हसान रख देते हैं भाई। ठीक है, और एक एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन होगी। भाई ये कौन है, ये भाई एक फ्रंट एंड डेवलपर। सही है, यहाँ तक कोई मसला कोड में। अब हम अभी के लिए दो एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं कि भाई कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा है, दो एम्प्लॉयज़ का डेटा पड़ा, नया बैंक खुला है अभी तो दो एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ बेचारों के पास। सही है, अब ये तो हो गया आपका एक एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस। भाई कंसोल करवा लेते हैं इसको। कंसोल में क्या आएगा मेरे पास, अच्छा इसका नाम क्या रखें भाई, अकबर रख देते हैं भाई। ये कौन है भाई, ये बैक एंड क्या। सही है भाई। अच्छा, अगर मैं इसको कंसोल करवाऊंगा अभी तो क्या मिलेगा मुझे, कुछ भी नहीं मिलेगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक एरे ही मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट में, एक नेम हसान डेजिग्नेशन, और ये इसको खोलें आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। कोई मसला है यहाँ तक, क्लियर है सब कुछ। सिंपल एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाई है मैंने, और हम इसको क्या समझ रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास, एक डेटाबेस की तरह वर्क कर रहा है। हम ऐसा समझ रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस है, कोई ऐसा एपीआई का काम नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास क्या होंगे भाई, दो काम होंगे यहाँ पे। या तो यहाँ कोई एम्प्लॉय आके ऐड होगा, जब कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा या तो वो इस डेटाबेस में ऐड होगा या यहाँ से गेट होगा। दो ही काम हो सकते हैं ना। अच्छा, हो तो और भी बहुत सकते हैं, लेकिन अभी हम दो समझ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमारा फंक्शन जो पर्पस है ना वो ये समझना नहीं है। हमारा पर्पस क्या है, कॉल बैक फंक्शन की क्या अहमियत है वो समझना है। तो उसके लिए बस हमें सिनेरियो क्रिएट करना है यहाँ पे। अच्छा, अब मेरे पास दो फंक्शन होंगे यहाँ पे भाई, ये है भाई यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय, और ये यहाँ पे क्या होगा, गेट एम्प्लॉय। आपको कहा गया भाई आप ऐसा कोड लिखो कि दो फंक्शन बनाओ जो एम्प्लॉय को ऐड कर सके और गेट कर सके। यहाँ मैंने लिखा कॉन्स्ट ऐड एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू, क्या होती है, एम एल नहीं लगाया, अच्छा एक ही आता है, दो ही आते हैं ना, सही है। मैंने बनाया एक फंक्शन ऐड एम्प्लॉय, ये क्या करेगा, ऐड करेगा। अब आप मुझे बताएं कि अगर, अच्छा मेरे लिए भी डेटाबेस मेरा क्या ये है, मेरे ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। अब मुझे अगर एम्प्लॉय को ऐड करवाना है तो मैं क्या लॉजिक लगाऊं आपके ख्याल में। अब देखते हैं कितने आपके अच्छे एरे और ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे सिंपल एक एम्प्लॉय जो आएगा वो यूज़र से आए कहीं से भी आए, चलो अभी हम आसान रख लेते हैं। पॉप होगा ना सर, पॉप होगा। पॉप क्या करता है, ऐड करता है, पुश होता है, अच्छा पुश, पुश होगा। सही है, तो अभी हम कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रख रहे, अभी हम यहाँ सिंपल एक स्टैटिक रख लेते हैं। अभी हम ये नहीं रख रहे इनपुट यूज़र से आ रहा है कहीं से भी आ रहा है, क्योंकि हम स्टैटिक रख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे भाई फॉर एग्जांपल कर रहे हैं लेट न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, जाहिर है ऑब्जेक्ट होगा ना भाई। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, बस इसके नाम हम चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, और क्या रखना है, और ये कौन है भाई, ये डिज़ाइनर है भाई। सही है, डिज़ाइनर है। कैसे ऐड करूं भाई, इंटर्न कर दें। अब भाई कुछ भी रख दो हमें, कॉल बैक, मैं समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, कॉल बैक फंक्शन समझना है वैसे सिर्फ। ठीक है, क्या आप कैसे क्या लिखूं, आप लिखेंगे भाई एम्प्लॉयज डॉट पुश, वेरी गुड भाई।
चले कुछ तो आया आपको। अब क्या करूँ यहाँ पे मैं? एरे क्यों डालूंगा? डायरेक्ट डायरेक्ट कर दूंगा ना। अच्छा इसमें हाँ ये करेंगे ऐसे ही करूंगा, नहीं ऐसे ही करूंगा करेंगे। भाई। एम्प्लॉय का एरे है, इसके अंदर पुश करवाया किसको? एक न्यू एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को। ये ऑलरेडी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या एक और ऑब्जेक्ट चले जाएगा? ऐसी है। टेस्ट करते हैं पहले कि हो ऐसा गया हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है। मैं आता हूँ, इसको कॉल कर देता हूँ और इसको यहाँ से। अच्छा, पहले ऐड हो जाएगा, उसके बाद कंसोल करवा रहा हूँ एम्प्लॉयज़ को। सही है, तो इसका मतलब पहले यहाँ पे पुश हो जाएगा और फिर मेरे पास जो अपडेटेड आंसर आएगा। इनिट कॉल कर रहे हैं ना आपका हम्म। इनिशियल कॉल हाँ, इनिशियल कॉल नहीं, कॉल होती है। इनिशियल कॉल क्या होता है? ये फर्स्ट कॉल है ना कॉल है बस फिलहाल तो। मतलब डायरेक्ट है ना विदाउट बटन हाँ, विदाउट बटन, डायरेक्ट बस कॉल कर दिया इसको। अब एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या आएगा? अपडेटेड अपडेटेड आंसर आएगा या दो आएंगे आपके ख्याल में? कोड देखें, कोड। अपडेटिंग अपडेटिंग कोड समझ में आ रहा है आपको खास तौर पे? क्या आंसर क्या आएगा फाइनल? समझना है चीज़। ये नहीं कि नहीं समझना है बाद में देख लेंगे, अभी समझ के जाना है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अपडेटेड आएगा भाई, बस मैं सोचने वाली कौन सी बात। आगे अपडेटेड 3 हो गए। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि जब भी हम डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें एक टाइम लग रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है डेटाबेस आपको पता है थर्ड पार्टी एक चीज़ है एक तरीके से, तो कोई टाइम लग रहा होता है। अभी वो एपीआईज कॉल होती हैं बेसिकली, गेट की या पोस्ट की। ठीक है। अब हमारे पास उनको रियल तो कोई एपीआई है नहीं, तो हम ऐसा सिनेरियो बनाते हैं सेट टाइम आउट लगा के कि भाई एक एपीआई फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड ले रही है, 3 सेकंड, अपना कोई भी टाइम रख के उसको एक बनाते हैं कि एपीआई का एक लुक एंड फील देते हैं उसको। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय की जो है ना, ये समझें कि एक एपीआई है। अब एपीआई क्योंकि वैसे तो कोई मेरे पास रियल एपीआई तो नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगा इसको एपीआई बनाने के लिए? सेट टाइम आउट। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो ऐड कर रही है ना, ये ले रही है 2 सेकंड। कितने ले रही है? 2 सेकंड का टाइम ले रही है डेटाबेस में डेटा ऐड करने के लिए। ठीक है, और मैंने इसको उठा के इसके अंदर रख दिया। ऐड। हाँ बोलो इंटरवल नहीं आएगा इसमें भाई, थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दो। सिर्फ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होगा, रिकॉर्डिंग देखनी भी होती है। अच्छा सही है टाइम आउट आया खत्म हो जाएगा ना वन टाइम सही है जी, याद आ गया सही है। अच्छा, आपने देख लिया ऐड एम्प्लॉय प्रॉपर वर्क कर रहा है। सही है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये एपीआई वाली जो चीज़ है ना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए अभी हटाता हूँ ज़रा, 1 मिनट। एक काम करो, इसको लाओ पूरा ऐसे। इसको बस थोड़ा सा एपीआई वाली चीज़ को अभी कमेंट कर दूं मैं, क्योंकि एक पहले हम गेट का भी देख लेते हैं ना कि भाई ऐड तो होगा। गेट मैं तो कंसोल करवा गेट कर रहा हूँ। गेट का प्रॉपर फंक्शन बनाऊंगा ना जहाँ एम्प्लॉय गेट होंगे, तो पहले उसको कर लेते हैं, फिर बाद में इसको हम डिले वगैरह देते हैं। तो जैसे ऐड एम्प्लॉय है यहाँ पे, ऐसे ही मैंने क्या करा, एक और फंक्शन बनाया गेट एम्प्लॉय। गेट एम्प्लॉयज़, अब एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे तो ऐसे लगा देते हैं। सही है। और ये क्या होगा, मुझे कैसे गेट होंगे एम्प्लॉयज़? इंडेक्स के जरिए होगी सारे एम्प्लॉयज़ लाने हैं ना, बस इसको अंदर कर दूंगा यहाँ पे। सिंपल है हाँ भाई मुझे सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए ना यहाँ पे, कोई ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय चाहिए कि जो मुझे इंडेक्स वगैरह का गेम करना पड़े। तो सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो मैंने सिंपल कंसोल कर दिया। एम्प्लॉयज़ की एरे को कंसोल करवा दिया मैंने। ठीक है, देखते हैं भाई। अब कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसको भी कॉल कर दिया। अच्छा, इसको स्कोपिंग का इश्यू आएगा तो इसलिए नीचे कॉल कर देते हैं इसको। ऑल क्लियर है कोड? अभी है मैंने टाइम वगैरह हटा दिया। अभी सिंपल देखें, पहले कौन कॉल हो रहा है? पहले ऐड कॉल हो रहा है, गेट कॉल हो रहा है? भाई ऐड कॉल हो रहा है। स्कोप, स्कोप बताया था ना आपको मैंने कि पहले डिक्लेयर करते हैं फिर कॉल करते हैं। तो उसूलन पहले एम्प्लॉय ऐड होगा एरे में, उसके बाद गेट होगा। तो इसका मतलब मुझे अपडेटेड आंसर ही आएगा। ऐसी है, क्योंकि लाइन जावा की पता है मैं लाइन बाय लाइन चलता है। चेक करते हैं भाई। रिलोड किया मैंने, एम्प्लॉय ऐड हुआ पहले और फिर गेट हो गया। यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? तो गेट का हो रहा है सब जो है ना, ऐड एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय जैसी कॉल हुआ इसने पुश करा दिया एरे में। उसके बाद मैंने यहाँ पे गेट एम्प्लॉय कॉल कर लिया, तो गेट ने कंसोल करवा दिया मुझे पूरा ये। पहले ये कोड समझना, ये सिंपल कोड है, इसमें कोई कॉल बैक का काम नहीं है अभी। ये समझ में आएगा तो फिर आगे कॉल बैक पे जाएंगे। ये सबको क्लियर है पीछे? आप तीनों को, आपको सब क्लियर है?
अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं ज़रा। भाई अब मैं आता हूँ यहाँ पे। आपको पता है ऐड और गेट दोनों क्या होती हैं? एक डेटाबेस में डेटा ऐड करवा रही है और एक डेटाबेस से डेटा लेकर आ रही है, तो दोनों क्या होगा, वो टाइम लेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा होता क्या है जो हमारी ऐड की एपीआई होती है, डेटाबेस में कोई डेटा ऐड अगर करवा रहे होता है ना आप, मतलब वो पहले से वहाँ पे चीज़, एक आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर एक चीज़ पहले से वहाँ पे नहीं है, आप नई चीज़ ऐड करवा रहे हैं वहाँ पे, वो जो टाइम ले रही है, और वो रिक्वेस्ट जो आपने बस सबको मंगवा लिया, अपने पास गेट करवा लिया, वो रिक्वेस्ट, इन दोनों के अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो हर चीज़ जब डेटाबेस में ऐड करवाते हैं वो ज़्यादा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू गेट। यानी इन शॉर्ट ऐड की रिक्वेस्ट ज़्यादा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि चीज़ें फैच करना थोड़ा फास्ट होता है, ऐड करवाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। रियल रियल ही बता रहा हूँ मैं, रियल इसमें नहीं, रियल बता रहा हूँ। रियल जब आप डेटाबेस से डील करेंगे कभी, तो ऐड करने में थोड़ा टाइम लगता है और गेट करने में कम होता है। ये आपके हाथ में नहीं होता, ये एपीआई है, वो कभी एक मिली सेकेंड्स में ले सकते हैं, कभी सेकंड भी ले सकती हैं, ये आपके हाथ में नहीं होता। इसीलिए कॉल ये टेक्निक आई है। अगर अगर सोचो, अगर मुझे पता होता भाई एक एपीआई ये 2 सेकंड ही लेगी, तो मैं इतनी प्रोमिसेस और इन चक्करों में पड़ता ही नहीं, मैं डायरेक्ट डिले लगाता 2 सेकंड का और काम कर लेता अपना, कर सकता था ना ऐसे फिर मैं। लेकिन यहाँ मुझे पता ही नहीं कितना टाइम लेगी, तो मैं ऐसे इसको एस्टिमेट नहीं कर सकता कि इतना होगा या इतना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर ये ऐड की एपीआई है, तो मैंने बताया कि ज़्यादा टाइम लेती है गेट के मुकाबले में, तो इसको मैंने 2 सेकंड कर दिया, इनको ज़्यादा टाइम लेगी है। और मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, और अब गेट की एपीआई इससे कम टाइम लेगी, तो इसको मैं 1 सेकंड कर देता हूँ। सही है, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। कोई सवाल? सिंपल, कुछ नहीं किया, इनको एपीआई का लुक एंड फील दे दिया मैंने कि भाई ऐड कर रही है तो ये थोड़ा 2 सेकंड का टाइम ले रही है, और गेट क्योंकि जल्दी होता है ऐड के मुकाबले में, तो 1 सेकंड। सर कोड, दोनों कोड को ओपन रखते हैं। चलिए ओपन कर लेता। सही है। अच्छा एक चीज़ पे गौर करें, मैंने सिर्फ फंक्शन में टाइम डिले डाला है, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। यहाँ पे पहले ऐड ही हो रहा है, उसके बाद गेट ही हो रहा है। अब मैं ज़रा करता हूँ यहाँ पे, सेव किया और मैं रिलोड कर रहा हूँ। अब ज़रा देखिएगा बिहेवियर क्या हुआ, ये कितने आ रहे हैं? दो राइट, अभी तक नहीं हुआ। 1 सेकंड रुको। यहाँ पे 2 हैं। ऐड एम्प्लॉय क्या कर रहा है? ठीक है, जरा देखें दोबारा गौर से, कितने रिस्पॉन्स है? गौर से देखें, यहाँ पे दोबारा रिलोड कर रहा हूँ मैं। कोड समझ में आया, कोड क्या कर रहा है? कोड ने बोला भाई पहले क्या करो, ऐड करो, उसके बाद गेट करो। अब देखें हो क्या रहा है, मैं रिलोड कर रहा हूँ दोबारा, ऐड हुआ ही नहीं, ऐड हुआ ही नहीं। ये जो 2 रिस्पॉन्स है ये तो डायरेक्ट पहले से पड़े हुए हैं, ऐड नहीं हुआ ना। अच्छा अब इसको डीबग करने करने पे जाते हैं। डिले, भाई टाइम आउट दिया हुआ है ना, ऐड होने में 1 सेकंड लग रहा है, फिर 2 सेकंड फैच होने में लग रहा है, सॉरी ऐड होने में 2 सेकंड लग रहा है, फिर फैच होने में 1 सेकंड लग रहा है। अच्छा अब हमें क्या लग रहा है भाई, ऐड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? एक आपका एक नॉर्मल बंदे का दिमाग क्या कहेगा, भाई हो सकता है ऐड का फंक्शन चल ही ना रहा हो। ऊपर नीचे क्यों करते हैं भाई? ऊपर नीचे करूंगा तो इसका मतलब क्या है, पहले गेट करो फिर ऐड करो। जावास्क्रिप्ट क्या चलती, सिंक्रोनस चलती है ना। तो अब हमें क्या लग रहा है, एक जो मुझे लग रहा है इशू भाई, कि ऐड का फंक्शन चल ही नहीं रहा, इसका मतलब वरना तो ऐड हो जाता। इसका क्या तरीका टेस्ट करने का, क्या मैं टेस्ट करूँ, लॉग करवा लूँ? मैं सिंपल यहाँ आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा दो भाई, किसको, ऐड फंक्शन इज रनिंग। सही है, जरा देखिएगा, आपको मज़ा आएगा समझने में, इसको जरा गौर से देखिएगा। मैंने किया रिलोड, भाई ऐड तो चल रहा है, इसका मतलब अगर ऐड का लॉग हो रहा है तो इसका मतलब ऐड तो चल रहा है, टाइम नहीं चल रहा। अच्छा, अगर मैं इसको उठा के टाइम के अंदर ले जाऊं, तो इसका मतलब अगर जब भी रिस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब टाइम भी चल रहा है, ऐसी है। टाइम तो चल रहा है, लेकिन यहाँ ऐड हो रहा है,
अच्छा अब बाद में आके हो गया, चलो एक मिनट दोबारा देखते हैं। फ्री हो गई। वो पहले का रिस्पॉन्स था, ऐड अभी भी नहीं हुआ लेकिन टाइम तो चल रहा है, ये बात भी प्रूफ हो गई, टाइम चल रहा है। अब जरा आप लोग मुझे बताएंगे कि मसला क्या है, कोड देख के, यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आने वाला। कोड देखें जरा गौर से, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोड को पढ़ें और ये हर एक से पूछूंगा मैं, ये पता, उसकी वजह नहीं, वजह बतानी है, और से देखो क्या है। ऐड एम्प्लॉय 2 सेकंड में हो रहा है। गेट एम्प्लॉय मैं जो गौर से देगा बता टाइम पे देगा। मतलब टाइम पे मसला है। मसला क्या है, क्या तो मसला क्या ये है? कि आपने गेट एम्प्लॉय को 1 सेकंड दिया हुआ है, सही है, वो चला ऐड हो, वो गेट तो हो गया लेकिन फिर वो जो ऐड नहीं कर पाता। ऐड नहीं कर देखो पाता। पहले मुझे बताओ, सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलाएगा जावास्क्रिप्ट? सबसे पहले ऐड चलेगा, गेट चलेगा? गेट चलेगा। सबसे पहले ऐड चलेगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट है सिंक्रोनस। ये इस लाइन पे आके क्या लिखा हुआ है पहले? ऐड इम्प्लाई, तो पहले तो ऐड ही चलना है, ये बात तो कंफर्म है। अब बताओ क्या मसला है? ठीक है, आपने उसको 1 सेकंड क्योंकि सर वो 2 सेकंड में होगा। मसला ये है कि चल ऐड ही रहा है, लेकिन ऐड की एपीआई क्या कर रही है, एरे में ऐड कर रही है। अब डेटाबेस में ऐड करी, लेकिन एक्चुअल में देखें किस में, एरे में ऐड कर रही है, सही है। और फिर गेट चल रहा है, ये ले रहा है 2 सेकंड, आपको पता है सेट टाइम आउट लगा हुआ है, तो इसको बैकग्राउंड में रन कर देगा जावास्क्रिप्ट, और किस आगे बढ़ जाएगा गेट के लिए। अब 2 सेकंड लग रहे हैं ऐड होने में, लेकिन गेट होने में 1 सेकंड लग रहा है, तो भाई ऐड होने से पहले क्या हो रहा है, गेट हो रहा है, इतनी सी बात है। रुक जाओ, भी पहले जो पढ़ा रहा हूँ उसको फोकस करके चलो, सही है। हो क्या रहा है, मसला मसला डिटेक्ट करें पहले। मसला क्या है कि चल सब कुछ रहा है, लेकिन ऐड क्योंकि कम ज़्यादा टाइम ले रहा है, गेट कम ले रहा है, तो वो ऐड प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा, उससे पहले गेट हो रहा है। अच्छा अभी तो अब आ जाओ तुम्हारे वाली बात पे, ने बिल्कुल सही बात बोली, इसने बोला भाई सर अगर इसको 3 सेकंड कर दें इसको, तो मसला हल हो जाएगा। अभी तो मेरे पास सेट टाइम लगा है, तो मैं अपने हिसाब से टाइम छेड़ सकता हूँ, अगर होती है एपीआई तो मैं कैसा कर सकता था। मेरे पास तो टाइम मेरे हाथ में ही नहीं है भाई, एपीआई की मर्जी है, वो चाहे तो 1 सेकंड में चल जाए, चाहे तो 0.5 सेकंड में चल जाए, फिर ये काम कैसे होता। अब जब इस तरह के सिनेरियो आना शुरू हो गए ना, तो फिर आया मसला जावास्क्रिप्ट में कि भाई ये तो बड़ा मसला हो गया कि एम्प्लॉय तो ऐड ही नहीं हो रहा और डायरेक्ट गेट हो रहा है ऐड होने से पहले। तो फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ा कि भाई अब हमें एसिंक्रोनस काम करवाना है। मतलब अब मुझे करना क्या है, आप मुझे बताएं ये मसला हल कैसे हो सकता है। ये मसला हल एक ही तरीके से हो सकता है कि अगर मैं ये जो गेट एम्प्लॉय है इसको कराऊं वेट, कि भाई तुम वेट करो जब तक एम्प्लॉय ऐड ना हो जाए, तुमने चलना नहीं है। एक तरीका वेट करने का क्या है, मैं इसको ज़्यादा टाइम दे दूं, लेकिन भाई ये तो सेट टाइम आउट लगा हुआ है ना, अगर ये एपीआई होती तो मैं तो कभी भी नहीं कर सकता था ये काम। तो अब इस तरीके को हल करने के लिए हमारे पास सबसे पहली टेक्निक जो यूज़ करते हैं वो करते हैं कॉल बैक फंक्शन। मतलब अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ गौर से, मैं टाइम डिले को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, ये 2 सेकंड ही लेगा, ये 1 सेकंड ही लेगा, लेकिन फिर भी ये गेट एम्प्लॉय वेट करेगा ऐड होने का, कि जब तक ऐड नहीं होना मुझे नहीं चलना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक फंक्शन। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे पता है सबसे पहले क्या करवाना है मुझे, ऐड या गेट। अभी वो छोड़ दें कि ऐड कितना टाइम दे रहा है, गेट कितना टाइम दे रहा है, मुझे क्या करवाना है, मुझे सबसे पहले ऐड करवाना है। तो भाई मैं गेट एम्प्लॉय को अभी कॉल ही नहीं कर रहा, मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, ऐड एम्प्लॉय। ऐड एम्प्लॉय कॉल हुआ, अब ये जो गेट एम्प्लॉय है ना, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से भिजवाऊंगा फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट कॉल नहीं करूंगा, इस फंक्शन को मैंने कहाँ भिजवा दिया, गेट एम्प्लॉय फंक्शन के अंदर। और आपको पता है कि अगर फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट जाता है उसे क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे ये गेट एम्प्लॉय एज अ कॉल बैक फंक्शन जा रहा है। अब ये अब आपको पता है फंक्शंस में आर्गुमेंट पैरामीटर्स होते हैं, ये मैंने क्या भिजवाया यहाँ से, आर्ग्यूमेंट। इसको मैं रिसीव कहाँ करूँगा, इस ऐड एम्प्लॉय जहाँ कॉल हो रहा है इसके पैरामीटर में रिसीव करूँगा, और रिसीव किसी भी नेम से कर सकता है। तो मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ किससे, कॉल बैक, ताकि मुझे पता लगे कि कॉल बैक फंक्शन है ये सिर्फ। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ये सिर्फ क्या है, एक नाम है, आप किसी भी नेम से रिसीव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि कॉल बैक होता क्या है, कॉल बैक की क्या अहमियत है, तो मैं इसको कॉल बैक का नाम दे रहा हूँ। अब देखें गेम, मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई सेट टाइम आउट चलेगा 2 सेकंड में। ये जब पूरी लॉजिक चलेगी 2 सेकंड टाइम लेगी, इस लाइन पे आके, अच्छा इसको हम हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि अब तो काम नहीं है इसका। इस लाइन पे आके हो रहा है पुश, सही है। मैं बोलूँ जैसे ही भाई पुश कराओ, उसके फौरन बाद क्या करो, इस कॉल बैक को कॉल कर दो।
समझ में आया कोड? अब ये कॉल बैक भले 1 सेकंड ले रहा है, लेकिन ये वेट करेगा जब तक ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ये इस पे आएगा नहीं। सर ये यहाँ पे कैसे कॉल हुआ है? यहाँ पे कैसे कॉल हुआ? यहाँ पे ऐसे कॉल हुआ, इसको मैंने भिजवाया आर्गुमेंट में। अब जब आर्गुमेंट में कोई चीज़ जाती है तो रिसीव कहाँ होती है? पैरामीटर में। रिसीव हो गया पैरामीटर में, फिर इसको यहाँ कॉल करवा दिया। लेकिन इसमें कॉल बैक की वो नहीं दी है ना, क्या सिंटेक्स। क्या नहीं दिए? सिंटेक्स सेंटेक्स क्या? कॉल बैक फंक्शन का सिंटेक्स। ये रहा ना वो सेंटेक्स, ये रहा। ऐड एम्प्लॉय एक फंक्शन है। इसको आर्गुमेंट भिजवा रहे हैं ना आप, एज एन आर्गुमेंट। हाँ हाँ आर्गुमेंट भिजवा रहे हैं। यहाँ से गया वहाँ ऊपर ये से- ऐड एम्प्लॉय के अंदर आर्गुमेंट भेजा, रिसीव हो गया यहाँ पे, और इसको कॉल कर दिया, सिंपल। भाई ये फंक्शन देखो, सुनो, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, कॉल बैक, ये यहाँ से आ रहा है, ये पास कहाँ हो रहा है? कहने का मतलब है आर्गुमेंट है बेसिकली, ये itself is a callback function। यस। कॉल बैक क्या होता है भाई? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास कर दो नेस्टेड, और अंदर वाले को कॉल बैक कहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है। अच्छा, वो जो anonymous function का वो जो है ये सिंटेक्स है, ये मैटर नहीं करता। देखें, मैंने आपको दो चीज़ बताई, दो तरीके होते हैं, एक होता है फंक्शन पॉइंट करना, एक होता है फंक्शन कॉल करना। ये मैंने क्या किया है? ये पॉइंट किया है मैंने, कॉल नहीं किया। और अगर कॉल करता तो क्या करता? इस तरह बनाता और यहाँ से भिजवाता इसको फिर, लेकिन मुझे कॉल थोड़ी करवाना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ अगर सिंटेक्स में जाता है ये तो ये कॉल हो जाता है। देखो, दो चीज़ें मैंने बताई थी, थोड़ी रिकॉर्डिंग जाके देखो। एक होती है फंक्शन पॉइंटिंग, एक होती है फंक्शन कॉलिंग। कॉलिंग हम जब करते हैं जब मुझे कोई आर्गुमेंट भिजवाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मसला ये कि गेट एम्प्लॉय कुछ लेता ही नहीं है, तो मैं आर्गुमेंट क्यों भिजवाऊँ? मैं डायरेक्टली फंक्शन, अब मुझे आर्गुमेंट पता है कोई आर्गुमेंट नहीं जाएगा इसके अंदर, तो मैं डायरेक्ट इसको पॉइंट कर दूंगा। ये फंक्शन पॉइंट कर दिया मैंने। अब जब यहाँ पॉइंट किया, ये कहाँ रिसीव होगा? इसके पैरामीटर में, यहाँ पे। अब मैंने इसको, आप किसी भी नेम से रिसीव कर सकते हैं, मैंने रिसीव कर लिया कॉल बैक के नेम से, और फिर इसको यहाँ मैंने कॉल किया। अब देखें क्या होता है। अब ये वेट करेगा जब तक ये वाली लाइन नहीं चल जाए, तब तक ये फंक्शन यहाँ पे नहीं चलने वाला। ये लोड किया मैंने, सबसे पहले ऐड होने में 2 सेकंड लगे, फिर गेट होने में 1 सेकंड लगा। अब हर हाल में गेट मुझे अपडेटेड रिस्पॉन्स ही मिलने वाला है। कोड समझना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे। कुछ भी होता रहे, लेकिन मुझे पता है कि जब तक पुश वाली लाइन नहीं चलेगी, उसके बाद उससे, यानी कि पुश वाली लाइन से पहले लाइन नहीं चल सकती है। हालांकि 1 सेकंड ले रहा है, ये 2 सेकंड ले रहा है, लेकिन मैंने अब कॉल बैक की वजह से इसको वेट करवा दिया। समझ में आया आप दोनों को? आप दोनों को? नहीं, लास्ट समझ में तो जब बातें करोगे तो कहाँ समझ में आएगा भाई? जी, कोई सवाल है तो जरा पूछना जल्दी से इसमें मुझसे। क्लियर है? लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट में मैंने सिंपल रिवाइज करवाया बस कि भाई ये 1 सेकंड ले रहा है, ये 2 सेकंड ले रहा है, लेकिन फिर भी ये वाला फंक्शन गेट एम्प्लॉय ये पहले कॉल नहीं हो पा रहा है इससे, क्योंकि मैंने इसको करवा दिया वेट कॉल बैक की मदद से। मैंने बोला भाई जब तक ये पुश ना कर दे इस एरे में, उससे पहले तुमने नहीं चलना। ये पुश करेगा, उसके बाद तुमने एग्जीक्यूट होना है। उसके बाद आपने कॉल कराया। जी, Simple। सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि भाई जब तक पुश नहीं होगा तो आपको पता है सिंक्रोनस समझ लें। अच्छा, ये पुश से ऊपर रख देंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी। वही तो हो जा रहा है, वही मसला आएगा फिर। पुश से देखो थोड़ा सा जी, पुश करवाया, फिर उसके बाद कॉल बस अगर मैं इसको ऊपर रख दूंगा तो वही मसला आएगा जो पहले आ रहा था। तो भाई इतनी लंबी में करने की ज़रूरत क्या थी जब वही रिजल्ट आ रहा है। समझ में आ गया? कॉल बैक क्लियर है? ये होता है कॉल बैक फंक्शन। एसिंक्रोनस काम कर रही है। एसिंक्रोनस का मतलब होता है टाइम लेना। ये अभी मेरे पास कोई एपीआई तो नहीं है, तो मैंने एसिंक्रोनस बना दिया इसको टाइम आउट देके, बस इससे मैंने इसको एसिंक्रोनस बना दिया। क्लियर है? आप माशाल्लाह सारी चीज़ें लोग हैं, कुछ लिखते विखते नहीं है आप लोग, सब दिमाग में आपके रह जाता है। मैंने 1000 दफ़ा बोला है कि अपने साथ एक नोटबुक और कॉपी लाजमी लेके आया करो। ये दिमाग में सिर्फ जब तक है जब तक आप क्लास के अंदर हो, क्लास से बाहर निकले कुछ भी दिमाग में नहीं होगा। फिर ऐसे ही सवाल पूछ रहे होगे कि भाई इंटरवल लगाना है, यहाँ पे टाइम आउट क्यों लगा रहे हैं? भाई ये ताने थोड़े पढ़ेंगे तो शायद थोड़े अकल आ जाए कि लिखना विखना स्टार्ट कर दो। लिखो भाई, लिखो, लिखने की आदत डालो, चीज़ें लिखना करो। और मोबाइल में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़िंदगी भर इस मोबाइल में पड़ी रहेंगी बस। ये मोबाइल तुम्हारा चोरी हो जाएगा तो उसके मज़े आएंगे, तो चोर है तुम्हारा जो। इतना तुम रिस्क ले लोगे लेकिन कॉपी नहीं लोगे, तुम रिस्क लेने के तैयार हो तुम। अपने हिसाब से उर्दू में कोई इसको शेर व शायरी सही है भाई।
गालिब को भतीजा लग रहा है। कोई सवाल कॉल बैक के अंदर? तो एक टेक्निक तो हमने पढ़ ली, अब इसके अंदर कुछ आने लगे थे इश्यूज हमें, सही है? वो क्या था? वो क्या भाई, इश्यूज ये हो रहे थे हमारे पास के इश्यूज अभी प्रॉमिस जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, जब समझ में आएंगे। अभी बताऊंगा तो आपके सर पे तक गुजर जाएगा क्या इशू है। ठीक है, बस समझ लें कि इसके अंदर कुछ लिमिटेशन हमारे पास आ रही थी कॉल बैक फंक्शन के अंदर, सही है? तो भाई अब जब इश्यूज आना शुरू हुए तो फिर उन्होंने कुछ नया निकाल दिया। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोमिसेस का। अब यही काम, अच्छा ये काम बेसिकली कॉल बैक कर क्या रहेगा, मैं बिल्कुल आपसे एक छोटी सी बेसिक लेवल बात करूं। बुनियादी तौर पे वेट करवा रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, वेट करवा रहा है। तो भाई अब यही वेट करवाने के लिए हमारे पास एक और नई चीज़ आ गई जो कि अब वो स्टैंडर्ड है, वो यूज़ होती है। उसका नाम क्या है? प्रोमिसेस। प्रोमिसेस भाई, ये प्रोमिसेस का जो उर्दू में मतलब होता है वही मतलब यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट में भी होता है, पक्का वाला। वादे की 3 स्टेट होती हैं नॉर्मल ज़िंदगी में भाई, या तो वो पेंडिंग होता है, या वो फुलफिल हो जाता है, या वो रिजेक्ट हो जाता है, मना हो जाता है वहाँ से। नॉर्मल लाइफ में तो पेंडिंग में ही रहता पर छोड़ो वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल नॉर्मल आपकी लाइफ में भी 3 ही स्टेट होती हैं प्रॉमिस की। या तो भाई आप किसी से वादा करते हैं, या तो वो वादा अधूरा ही होता है ज़िंदगी भर। ठीक है, पैसे वैसे ले लिए, कल दूंगा, वो कल आ ही नहीं रही आपकी, पेंडिंग ही चल रहा है वो ज़िंदगी भर। तो भाई एक तो पेंडिंग है, दूसरा या तो भाई हो जाती है, हाँ हो जाती है, या फिर ना हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ भी जावास्क्रिप्ट में भी आप यही प्रॉमिस करते हैं जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट के भी अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा प्रॉमिसेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों टॉपिक्स, कॉल बैक, प्रॉमिसेस, एसिंग अवेट। 5 का? हाँ, ES5 का तरीका है, बिल्कुल ऐसी है, ES5 का है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, मैंने आपसे एक और काम कहा था, क्या आप घर पे जाके थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेगा कि इंटरव्यूज़, फ्रंट एंड के इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, किसी का देख लें, ऐसी वीडियो देख लें बस जाके कि फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ किस तरह होता है, उसमें क्या क्या सवाल पूछता है, देखा किसी ने जाके? तो पक्का आता है सर। भाई रात में सोने लेटे हो तब लगा के देख लो वीडियो हैं। फेबुनाई सीरीज को बहुत कितना घंटे लग गए थे फेबुनाई सीरीज देखने में? मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा था ताकि आपको आइडिया होगा कि आप आज जब किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किन टॉपिक्स की क्या अहमियत है। तो मैं आपको कह रहा हूँ भाई, आप कॉपी लेकर आए, आप तो ला नहीं रहे, तो ये वाली बात पे तो कोई यकीन नहीं कर पाया, तो इस पर भी यकीन नहीं करेंगे। तो इसलिए खुद देखें जाके यूट्यूब पे, खुद रिसर्च करें, थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखें यार कि ऑनलाइन इंटरव्यूज में क्या क्या सवाल पूछते हैं जावास्क्रिप्ट के। सिंपल फ्रंट एंड डेवलपमेंट के इंटरव्यूज देख लें क्या होते हैं, मैंने आपसे कह रहा कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी आप देखें, तो आपको पता लगेगा कि ये सवाल हर हाल में होते ही होते हैं। प्रोमिसेस, कॉल बैक, एसिंग अवेट, ये लाजमी पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोमिसेस, और हमें इसी का ही यूज़ करना होता है, तो हम API वगैरह से डील करते हैं। मेरे तो बस एक कॉन्सेप्ट है ना, इसको एसिंग का यूज होता है। कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट तो है लेकिन यही यूज़ करते हैं हम। देखें हर चीज़ की ना आपको पहले वजह, एसिंग अवेट में क्या है, मैं आपसे अगर पूछूं एसिंग अवेट, इंतज़ार तो कॉल बैक भी करवा रहा है, तो कॉल बैक क्यों नहीं यूज़ कर रहा है? वो तो आपको भी बताएंगे। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे थे कि ये यूज़ करते हैं। इसको भी बताऊंगा, पहले सुन लो, रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज़ का कि भाई एसिंग अवेट यूज़ करना है, लॉजिक्स पे खेलना है आपको। जी यार पता नहीं, मुझे इतना पुराना नहीं हूँ मैं। क्वेश्चन बहुत देखो जावा स्क्रिप्ट जो है ना, जावा स्क्रिप्ट की अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो 1995 में बनी थी जावा स्क्रिप्ट, और ये ऐसे नहीं बनी थी। अब इस पे अलग क्लास बनती है पूरी एक, अभी मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। नहीं नहीं, काम की है, पता होनी चाहिए आपको। ले लेंगे एक क्लास। भाई 1995 में जावा स्क्रिप्ट है बेसिकली, ये अब आपको इस हालत में दिखती है, ये पहले ऐसे नहीं थी। एक कंपनी थी नेटस्केप के नाम से, एक कंपनी थी यूरोप की नेटस्केप के नाम से, जो क्या करती थी, वो वेब ब्राउज़र बनाती थी। क्या बनाती थी? वेब ब्राउज़र, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोम हो गया या मोजिला, ये जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं, सबको पता है ना ब्राउज़र्स किसे कहते हैं। ये कंपनी वो ब्राउज़र बनाती थी। अब हुआ क्या कि फ्रंट एंड जो था ना उस वक्त जावास्क्रिप्ट से पहले, वो क्या था, UI, अगर आप कभी आपका अगर, अब आप लोग माशाल्लाह कुछ करते ही नहीं, सर्च ही नहीं करते, अगर आप मैं दोबारा बोलूँगा सर्च करने का तो वो भी नहीं करेंगे। थोड़ा अगर आप सर्च करें ना पुराने ज़माने में वेबसाइट 1995 से पहले की अगर आप देखें, सिर्फ HTML, अच्छा उस टाइम CSS भी शायद मुझे नहीं पता नहीं होती थी। अगर आप देखें ना वेबसाइट्स,
आपको लगा कि यार ये तो मतलब क्या वेबसाइट है, HTML सिर्फ लिखी हुई है बस, कोई स्टाइल नहीं, कुछ नहीं, वही सड़े हुए इनपुट बॉक्स बनाए हुए हैं और वही चेक बॉक्स चल रहे हैं, मतलब उस टाइम था ही नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं उस टाइम ये। तो पुरानी वेबसाइट अगर आप देखें ना जाके, तो वो ऐसी बनी हुई है कि सिंपल HTML का प्लेन टेक्स्ट रखा हुआ है और कोई इंटरेक्टिविटी कुछ भी नहीं है। तो अब वेब पे कंटेंट तो आ गया, सही है, क्या पता स्टाइल भी हो गया हो किसी टाइम, उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी होगी उससे स्टाइल भी हो गया हो, लेकिन अब उसको इंटरेक्टिविटी कैसे बनाओगे? आपको पता है जावास्क्रिप्ट क्या करती है? आपने जो कंटेंट डाला है वेब पे ऊपर, उसको इंटरेक्टिव बनाती है, नहीं करती है? बटन क्लिक पे कुछ काम हो रहा है या स्क्रॉल पे कुछ हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो उस वक्त फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया, एक लैंग्वेज के ऊपर बनाई, उन्होंने लैंग्वेज बनाई जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये ब्राउजर्स के अंदर होती है, ठीक है, हम अलग से इंस्टॉल नहीं करते इसको, ब्राउजर के अंदर होती है। अब ये कैसे होती है इसकी बड़ी डिटेल है कि हर ब्राउजर का अपना एक इंजन होता है, तो जावास्क्रिप्ट को समझता है। जैसे क्रोम की अगर मैं बात करूँ, क्रोम के अंदर क्या होता है पता है किसी को? क्रोम का जो इंजन है क्या है, क्या नाम है उसका? V8 इंजन, गाड़ी का इंजन होगा। ये क्रोम का इंजन होता है भाई। ये लिखो, लिखने वाली चीजें, ये सवालात होते हैं, ये चिल पार्टी बैठे हो तुम लोग। ये हिस्ट्री की भी सवाल है। ये हिस्ट्री है जावास्क्रिप्ट की, आप जो लैंग्वेज पढ़ लो आपको पता ही नहीं उसकी हिस्ट्री क्या है, अगली पिछली आप पढ़ कैसे रहे हो भाई उसको? सर उसका एक्सप्लोरर वगैरह वही बता रहा हूँ मैं। तो हर, अच्छा, हर ब्राउजर का अपना एक इंजन होता है, उनका क्या है V8 इंजन, जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है। हर ब्राउजर का अलग अलग होता है, क्रोम का V8 इंजन है जो कि बहुत मशहूर है। तो हुआ क्या उस टाइम पे? अच्छा, उस टाइम पे हुआ ये कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऐसा, जावास्क्रिप्ट जो आज इस हाल में वैसे नहीं थी, तो जिस ब्रैंडन इस नाम था उस बंदे का जिसने बनाई थी, तो उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट बनाई। ब्रैंडन इच, जो समझ में आ रहा है लिख लो, ब्रैंडन इच की स्पेलिंग गूगल कर लेना, ब्रैंडन इच। भाई दिखा देते हैं, CRANDO ब्रैंडन इच, ये बंदा है भाई, ये चाचा है, इन्होंने बनाई थी। पता नहीं भाई मुझे, खैर हुआ फिर क्या कि इन्होंने बनाई जावास्क्रिप्ट। अब ये जिस ब्राउजर को उस वक्त यूज कर रहे थे, नेटस्केप कंपनी ब्राउजर बनाती थी, उस वक्त जो ब्राउजर होगा उन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई, तो उसी ब्राउजर के लिए बनाई, सही है। अच्छा, अब उस ब्राउजर के लिए बनी हुई थी सिर्फ वो, यानी कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट रन करनी तो आपने वही ब्राउजर पहले अपने पास यूज, उसी ब्राउजर को आपने यूज करना पड़ेगा। तो फिर जब ये ओपन सोर्स मतलब लोगों के सामने आई, भाई एक नई ऐसी लैंग्वेज आई जो ब्राउजर से इंटरेक्ट कर सकती है, तो उस वक्त क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि वो एक स्पेसिफिक ब्राउजर के लिए बनाई थी, तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास मोजिला है, वो अगर उस पर अगर जावास्क्रिप्ट चलानी है, तो लोग क्या कर रहे थे, उसको, उसका जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड था जिससे जावास्क्रिप्ट बनी थी, उस कोड को मोजिला के लिए अलग से लिख रहे थे बैठ के, जो वहाँ के डेवलपर्स होंगे। अगर किसी को इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलानी है तो वो उसके लिए अलग से कोड लिख रहा है बैठ के, यानी कि जावास्क्रिप्ट जिसको जहाँ यूज करनी है वो उसके लिए अलग से पूरा अलग से अपनी एक जावास्क्रिप्ट बनाता है अपने ब्राउजर के लिए। समझ में आ रहा है? ये काम हो रहा था। तो भाई इन्होंने बोला ये तो मेरी चीज़ का हाल बुरा हो रहा है कि हर कोई अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है, हर कोई अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है, तो यानी कि उन्होंने फिर सोचा कि यार इसको कोई थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, मतलब एक ही कोड बेस है उसी को सब यूज़ करें, यानी एक ही टेक्नोलॉजी है उसी को, जैसे आप रिएक्ट अगर आप अगर फॉर्मूला आप HTML यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप HTML अपने हिसाब से अलग अपने लिए अलग यूज़ कर रही हैं, अपने लिए अलग आप अलग यूज़ कर रहे हो, एक ही कोड है उसी को आप यूटिलाइज करते हो, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो भाई जावास्क्रिप्ट को कोई स्टैंडर्ड नहीं था। फिर एक कंपनी थी यूरोप की, एक्मा के नाम से, आज जो सुनते हैं ना एक्मा स्क्रिप्ट, ES6 एक्मा स्क्रिप्ट देखिए, एक्मा है क्या? एक्मा क्या है? एक्मा एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म पे आप जाएंगे तो ये है यूरोपियन कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये एक यूरोप की कंपनी थी भाई जो कंप्यूटर्स बनाती थी। तो इन्होंने, ब्रैंडन भाई ने बोला कि भाई ये कोड मेरा पकड़ो आप, ये आप इसको स्टैंडर्ड करो सबके लिए, यानी कि जिसको क्रोम यूज़ कर रहा है वो भी इसी को इस्तेमाल करेगा, अपना अलग कोड नहीं लिखेगा, किसी को मौजिला में यूज़ करना है वो भी अपने लिए इसी को यूटिलाइज करेगा, और जिसको एड ओपरा या इंटरनेट जो भी उस टाइम के ब्राउजर्स हैं, आपने जिसको भी जहाँ पे कोड अपने जावा से यूज़ करनी है वो इसी को यूज़ करे, अपना अलग से पूरा जो है वो कोड ना लिखे। जी, कंप्यूटर बनाते। तो इसने एक्मा ने फिर जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया था, आई थिंक पता नहीं कब किया था, 2009 में शायद किया था। उस वक्त जो फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का वर्जन आया था स्टैंडर्डाइज करने के बाद, वो आया था ES5, एक्मा स्क्रिप्ट 5। भाई यहीं से स्टार्ट हुआ था, ES5 से। ये आई थिंक 2009 में आया था, डेट कंफर्म कर लेना, लेकिन
मेरी ख्याल से 9 में, 2009 में। सही है। फिर ES5 फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया ब्राउजर्स में। फिर होता क्या था, हर ब्राउजर का अपना एक इंजन था जावास्क्रिप्ट को जो रन करता था उस ब्राउजर के लिए। मतलब कोड एक ही है लेकिन हर ब्राउजर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंजन क्योंकि यार जो क्रोम की फंक्शनलिटी है वो मोज़िला की नहीं है, अलग अलग है, लेकिन कोड सेम यूज करना है दोनों को। तो बीच में कोई ऐसा मिडिल मैन होगा ना जो इसके कोड को लेके उसकी ज़बान में कन्वर्ट करेगा, इसके कोड को लेके इसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो वो इंजन होता है। जैसे ब्राउजर क्रोम के अंदर होता है V8 इंजन, तो जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर रहा होता है। तो फिर जब स्टैंडर्ड हो गई, सबने यूज़ करना शुरू किया, फिर इसमें थोड़ी सी मसले थे ES5 में जो कि आपने पढ़े भी है, जैसे कि बेयर है, डीड क्लियर हो जाता है यहाँ पे, इस तरह के थोड़े बहुत इश्यूज थे। तो फिर 2015 के अंदर ES6 लॉन्च हुई, जो एक बहुत बड़ा चेंज था जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद से बस फिर धनाधन आया जा रहा है, ES 2020 तक भी आ गए, अब तो पता नहीं। सही है। तो भाई है 1 2 3। अच्छा, खैर इसका मुझे नहीं आइडिया। 2009 में है ना ES5 कब आया, 9 में आया। खैर इसका देख लेना भारत। तो ये थी जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। हमारा टॉपिक से हम बाहर निकल गए, हमें प्रोमिसेस पढ़ना है। ज़रा वापसी जल्दी से लिख के प्रोमिस पे आ जाओ। भाई तुम लोग सवाल ही है पैसे पूछते हो, मैं क्या करूँ। मेरी आदत है डीप में लेके जाने की हर चीज़ को, मैं ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा सकता। सही है। तो अब आते हैं दोबारा प्रोमिस पे आ जाएगा। हिस्ट्री समझ में आ गई जावास्क्रिप्ट की। आई होप कल तक सब भूले होंगे क्योंकि माशाल्लाह जो लिख रहा है उसको क्या पता गलती से याद रह जाए, गनीमत है वो भी। लेकिन जो मोबाइल में लिख रहे हैं या जो बस हवा में, वो हवा में ही रहेगी सब चीज़ें। सही है। वो जावास्क्रिप्ट भी याद करें। अब प्रोमिस पे आ जाए भाई। प्रॉमिस की 3 स्टेट होती हैं जावास्क्रिप्ट में भी। पहली होती है पेंडिंग, दूसरी होती है फुलफिल, और तीसरी क्या होती है, रिजेक्ट। सही है। अब इसको यूज कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा लेट प्रॉमिस इज इक्वल्स टू। अच्छा, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, न्यू कीवर्ड लगाते हैं यहाँ पे, न्यू और फिर प्रॉमिस। सही है। अब अगर आप यहाँ पे प्रॉमिस, अच्छा प्रॉमिस क्या करता है, अपने अंदर कॉलबैक फंक्शन लेता है। क्या करता है, कॉलबैक फंक्शन। बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है रिजॉल्व और एक मिलता है रिजेक्ट। हाँ, आपने ये यूज़ करना है, स्टैंडर्ड ये होता है। चेंज के आई होप शो कर सकते हैं लेकिन बेहतर ये यूज़ करें जो स्टैंडर्ड है। ठीक है जी। अब ये रिजॉल्व और रिजेक्ट होते क्या हैं, ये होते हैं 2 फंक्शन। क्या होते हैं भाई, 2 फंक्शन। अच्छा, मैं इसको लिखने से पहले मैं ज़रा इसको कंसोल करवाऊँ, अगर इस प्रॉमिस के अंदर पड़ा हुआ क्या है। सेव किया मैंने, ज़रा देखिएगा आउटपुट क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, पेंडिंग नहीं आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। पहली बात तो ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। और अभी इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग। इसको ज़रा ओपन करें तो क्या बता रहा है भाई, अब प्रॉमिस स्टेट पेंडिंग और प्रॉमिस रिजल्ट अनडिफाइंड, क्योंकि अभी ज़ाहिर हमने कुछ काम ही नहीं किया अंदर, सिर्फ प्रॉमिस बना के छोड़ दिया मैंने, वही करके बस छोड़ दिया अभी। यानी कि इन शॉर्ट सिर्फ एक प्रॉमिस को डिक्लेयर किया है, कुछ काम नहीं किया। बस मैंने आपसे वादा कर लिया है, बस अब मैं गायब हो गया तो क्या होगा, वो पेंडिंग ही होगा ना, पेंडिंग होगा। अभी तक कोई काम वर्किंग हुई नहीं है उसके ऊपर कि उसके बिहाफ पे फिर रिजॉल्व और रिजेक्ट होगा, तभी पेंडिंग है। ये समझ में आया यहाँ तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रॉमिसेस। इसी को अगर आप समझेंगे तो आप API को हैंडल कर सकते हैं। ये किसका ऑल्टरनेट है, कॉल बैक फंक्शन। सही है। अब इसका हम थोड़ा सिनेरियो बनाते हैं कुछ। अच्छा एक मैं सिनेरियो रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिनेरियो के बगैर बात समझ में नहीं आएगी आपको। भाई आप फेसबुक यूज करते हैं, सब करते ही होंगे, क्या फजूल सवाल किया मैंने। तो सही है। तो आप फेसबुक यूज करते हैं, आप मुझे बताएं, आप फेसबुक पे साइन अप या लॉगिन करे बगैर कोई पोस्ट क्रिएट कर सकता है।
कोई पिक्चर डाल सकते हैं अपनी? नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करना चाहें या किसी और की प्रोफाइल खोलना चाहें, वो क्या करता है, आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप क्या करें, पहले लॉग इन करें। ऐसा होता है भाई। अब सवाल है यहाँ पे, फेसबुक को कैसे पता लग रहा है कि भाई मैंने लॉग इन नहीं किया? उसको क्या पता? मैं डायरेक्ट किसी के प्रोफाइल को हिट कर रहा हूँ, मतलब मैं स्टैंडर्ड लॉगिन के पेज पे जा ही नहीं रहा, मैं डायरेक्ट प्रोफाइल होता है ना, हैंडल होता है फेसबुक का, facebook.com/एहतिशाम अकरम, मैं डायरेक्ट इसको हिट कर रहा हूँ। तो उसको ये बात कैसे पता लग रही है कि भाई ये यूज़र जो मुझे इस यूआरएल को हिट कर रहा है ये लॉगिन नहीं है, तो इसलिए इसको लॉगिन पे लेके जाओ, इसको उसकी प्रोफाइल पे लेके नहीं जाओ। कैसे पता लग रहा है? बिहाइंड द सीन प्रॉमिस चल रहा होता है। बिहाइंड द सीन वैसे तो एपीआई चल रही होती है, लेकिन एपीआई के अंदर क्या चल रहा होता है, प्रॉमिस चल रहा होता है। तो एक किसी कंडीशन के तहत, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दो, किसी कंडीशन होती है उसके तहत हम ये बात का फैसला कर रहे होते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल है तो इसको आगे भेज दो, जो ये करना चाह रहा है करने दो, वरना इसको रिडायरेक्ट करवा दो लॉगिन पेज पे। अब पूछो सवाल। उसकी नजर में तो ये होना चाहिए ना, हमने तो उसको लॉगिन किया हुआ पहले से। समझ में नहीं आया हमारा सवाल मुझे। दो डिवाइस हैं, दो मोबाइल हैं, एक मोबाइल में लॉगिन नहीं किया, अगर दूसरे मोबाइल में लॉगिन करा तो उसको लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए ना सर। उसकी नजर में तो यही है ना कि लॉगिन है वही। लो बोलो ना सर के अलावा। बाद में पूछना सवाल ये, अभी पहले टॉपिक करते हैं, पहले टॉपिक करते हैं। तो तुमने जो सवाल किया ना उसके लिए पहले मुझे अपना आपको तैयार रहना पड़ेगा जवाब देने के लिए। पहले मैं समझूंगा 1 घंटे का तुमने बोला क्या है, उसके बाद तुम्हें समझ में आया। सही है, बहुत ज़्यादा है मेरी स्किल्स सिखा रही है चीज़। सही है भाई। भाई अभी टॉपिक समझ लो पहले, मैंने एक मिसाल दी है भाई, मैंने फेसबुक की एक मिसाल दी है, बस एक टॉपिक समझाने के लिए एक मिसाल दी है। तो यानी इन शॉर्ट सारी बातों का खुलासा ये कि कोई कंडीशन होती है उसके तहत फेसबुक ये जज कर रहा होता है कि भाई ये बंदे को आगे भेजना है या लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करना। और कॉमन सेंस आप भी अगर लगाएं तो ज़ाहिर है वो कंडीशन क्या होती है उस पर नहीं जा रहे हम, लेकिन इतना ज़रूर पता है कुछ ना कुछ होती होगी जब भी वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो हम ये कोई कंडीशन यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं भी यहाँ पे, अरे मेरे पास कोई ऐसा एपीआई वगैरह तो अभी है नहीं, मैं स्टैटिक रखता हूँ यहाँ पे इस यूज़र लॉगिन, एक मैंने बनाया वेरिएबल, मैं रख दिया भाई यहाँ पे ट्रू, मैंने हार्ड कोड दे दिया इसको कि भाई यूज़र क्या है, लॉगिन हुआ हुआ है। अब यहाँ लगा रहा हूँ मैं कंडीशन एक अगर यूज़र लॉगिन है तो मतलब हम क्या करवाना चाह रहे होते हैं, जो करना चाह रहा है कर दो। सही है, इसका मतलब आप मुझे बताएं ये वर्ड पढ़ के रिजॉल्व आना चाहिए या रिजेक्ट आना चाहिए? रिजॉल्व आना चाहिए, क्योंकि वो जो काम करना चाह रहा है उसको सक्सेसफुली करने दो। अगर कंडीशन सक्सेसफुल हो रही है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर आप कोई मैसेज पास कर सकते हो कि भाई ओके गुड टू गो, भाई जो करना चाह रहे हैं कर लो। सही है। अगर यूजर लॉगिन नहीं यानी कि कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। अब आप यूं समझ लें कि जो रिजॉल्व और रिजेक्ट है ना, ये समझ लें कि कंडीशन के तहत आपके चल रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल है तो रिजॉल्व कर दो, वरना रिजेक्ट कर दो। अच्छा, रिजेक्ट में भी हम इसको मैसेज देंगे भाई नहीं 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 कुछ भी दे देता भाई, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। सही है, क्लियर है। अच्छा, अभी मैंने यूजर क्या रखा हुआ है, ट्रू, तो इसका मतलब क्या चलना चाहिए, रिजॉल्व चलेगा रिजेक्ट चलेगा? रिजॉल्व चलेगा। इसका मतलब प्रॉमिस फुलफिल होगा रिजेक्ट होगा या पेंडिंग होगा? आप बोलेंगे सर पहले पेंडिंग होगा, इनिशियल पहले पेंडिंग होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कंडीशन चेक होगा फुलफिल हो जाएगा। चेक करते हैं जरा, अभी पेंडिंग था पहले, मुझे देखा था, रिलोड करता हूँ अपने, क्या हो गया, फुलफिल हो गया क्योंकि कंडीशन मैच हो गई। अब मैं यहाँ पे आगे इसको हार्ड कोड, अच्छा अभी हमारे पास कोई एपीआई नहीं है, ये जो ट्रू फॉल्स में करवा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये हम यहाँ पे समझें कि एपीआई का रिस्पॉन्स ला रहे होंगे। अगर एपीआई ने सक्सेसफुल डेटा ला के मुझे दिया तो इसका मतलब क्या करूँगा, उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा, यानी कि फुलफिल हो जाएगा प्रॉमिस। अगर वहाँ से मुझे कोई एरर थ्रो हुआ है तो आपको देखोगे आपने 404 एरर आ रहे होते हैं, आप गूगल वगैरह अक्सर आपने देखो कॉमन है कि आप कोई ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है या इंटरनेट का मसला है, तो आपको बात है 500 इंटरनल सर्वर एरर, ये कुछ एरर्स आ रहे होते हैं, 404 आता है, 500 आ रहा होता है। ठीक है, ये सर्वर के एरर्स होते हैं।
ये मैंने हार्ड कोड रखा है, वही तो बता रहा हूँ कि अभी ये हार्ड कोड रखा हुआ है। आप यूँ समझेंगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का फैसला एपीआई का रिस्पॉन्स करोगे तो हम एपीआई हिट करना सीखेंगे। अभी क्योंकि एपीआई नहीं है तो हमने क्या रखा हुआ है, हार्ड कोड, ट्रू या फॉल्स। अब मैं करता हूँ इसको यहाँ पे फॉल्स, इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, रिजेक्ट चलेगा, तो प्रॉमिस क्या हो गया, फुलफिल होगा, रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा, रिजेक्टेड। और यहाँ पे एक मुझे एरर शो हो गया, अनकॉच इन प्रॉमिस प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। अगर इस एरर को गौर से पढ़ें, अनकॉच इन प्रॉमिस, ये आपको दिखा होगा एरर अक्सर जावास्क्रिप्ट में अगर आपने काम किया है। काम ही नहीं किया कोई तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाए, कुछ काम वाम किया है आपने, तो ये एरर आता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हो एरर आता क्यों। जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई होगी उसने पीछे इस तरह प्रॉमिस ला के हैंडलिंग करी कि भाई कि अगर यूजर ये गलती कर रहा है तो उसको रिजेक्ट करो, अगर नहीं कर रहा तो जाने दो आगे। तो अब आप समझ में आ रहा है आपको, इसलिए आपको एरर आ रहा होता है। अब जो सब यूं यूं आके खोल खोल के देख रहे हैं इसको, तो इसका मतलब कि उन्होंने काम ही नहीं किया, तो उनको पता भी नहीं है। इसलिए अगर असाइनमेंट खुद सारे करें आपने, कभी कभी आता है, कभी कभी काम करते हो ना, इसलिए सही है। बददुआएं दोगे तुम लोग कि भाई आज तो सर फायरिंग फायरिंग के मूड में है। नहीं 404 यहाँ या था, 404 आपके पास एपीआई जब कॉल करते हो जब आता है, क्योंकि 404 का मतलब होता है कि सर्वर से एरर आ रहा है, कोई सर्वर नहीं है मेरे पास। और भाई गूगल कर लो, एरर के बारे में एक क्लास रख देगा। नहीं मैं खुद समझता हूँ भाई। प्रॉमिस पढ़ लें, सही है भाई, ये समझ में आ गया प्रॉमिस क्या है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये हाफ है अभी, अभी आगे असल कहानी अब शुरू होगी। यहाँ से ये ऐसी बस चल रहा था थोड़ा सा मजाक मस्ती, अब असल कहानी शुरू होगी। अच्छा ये समझ में आ गया आपको। अब ये प्रॉमिस तो हो गया। अच्छा ये मैंने प्रॉमिस को भी यहाँ पे सिर्फ ऐसे इंटरनली डील किया है मैंने। अब अगर मैं इसको एक फंक्शन में रख दूं, मतलब देखें सुने यहाँ देखें भाई, ये समझ में आ गया जो काम अभी तक हमने करा है, पहले ये बताएं। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। अब मैं बना रहा हूँ एक फंक्शन कॉन्स्ट, इसका नाम कुछ भी नाम रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या नाम रखें इसका, इसमें हम यूजर चेक कर रहे हैं ना, यूजर लॉगिन है या नहीं है। गेट या गेट नहीं, चेक यूजर स्टेटस। फंक्शन वेरिएबल नेम आपके ऐसे होने चाहिए मीनिंगफुल, कि पढ़ के समझ में आ रहा हो कि क्या कर रहा होगा। ये एक अच्छे कोड की निशानी होती है कि कोड पढ़े बगैर सिर्फ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम या आपके आइडेंटिफायर्स के नाम से ही पता लग जाए कि क्या कर रहा होगा। क्लियर है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी तक, सब सही चल रहा है आपको, बाकी आप सबको बोर नहीं होना इसके अंदर भाई, बोर हो गया तो बस खत्म। मैंने आपसे पहले कहा था ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अभी तो मजा आ रहा है तो एपीआई कॉल करेंगे, अभी तो हार्ड कोड कर रहे हैं सारी चीजें। अच्छा भाई अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारा का सारा जो भी ये सब प्रॉमिस के अंदर जा रहा है जिसको मैं कंसोल करवा रहा था, ऐसी है। अब मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, कंसोल नहीं करो, रिटर्न कर दो इस प्रॉमिस को। अब आपको इसमें आपकी थोड़ी सी अब याददाश्त डिपेंड करती है, रिटर्न क्या कर रहा होता है। वेरी गुड भाई, रिटर्न आपको जैसे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, जैसे इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा कॉलिंग टाइम पे मुझे मिलेगा। भाई चेक कर लेते हैं क्या प्रूफ है इस बात का। मैं आता हूँ, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। मुझे जब भी आप कुछ रिटर्न करवाते हो किसी फंक्शन से, तो जब फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ उस कॉल के वक्त मुझे मिलता है ना, तो फिर मैं उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता हूँ, फिर कंसोल करवाता हूँ। याद है पहले पढ़ चुके हैं सारी चीजें हम लोग। मैंने कॉल किया इसको यहाँ पे, अब मुझे पता है भाई रिटर्न हो रहा है, तो मुझे कहीं इसको स्टोर कराना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर। मैंने लिखा लेट प्रॉमिस इज इक्वल्स टू, कॉल हो रहा है लेकिन वो रिटर्न वैल्यू हो रही है, उसको आप चेक कैसे करोगे कि वो क्या है। आपको कहीं ना कहीं उसको स्टोर करवाना पड़ेगा। रिटर्न तो हो रहा है, वेरिएबल में करवाने का मकसद बस ये कि उसको हम देखें, व्यू कर सकें, और कोई मकसद नहीं है। सही है भाई, कोई मुश्किल काम तो नहीं किया मैंने, कर चुके हैं पहले सारे काम ये। प्रॉमिस आ गया, रिजेक्ट क्योंकि फॉल्स इसलिए रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन प्रॉमिस कंसोल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज होती है, ये जुमला आप, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने इसको ऐसे अपने पास लिखना है। जब भी कोई भी चीज
अब वो चीज़ या तो कोई वेरिएबल भी हो सकती है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी कोई चीज़ प्रॉमिस रिटर्न कर रही होती है, जब भी कोई चीज़ प्रॉमिस रिटर्न कर रही होती है, तो उस प्रॉमिस को हम हैंडल करने के लिए देन और कैच लगाते हैं। बस अभी लिख लें मतलब क्या है, इसको मैं बताता हूँ डिटेल में आपको, बस लिख लें। जब भी, मैं रिपीट करूँ, जब भी कोई चीज़ प्रॉमिस रिटर्न कर रही होती है आपको, तो उसको हैंडल करने के लिए, उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए देन और कैच का यूज़ करते हैं। ये देन THEN वाला देन है, और कैच CATCH वाला कैच है। इसका नहीं देन और केस का जब नहीं, क्या था मैं खुद भूल गया। देन और केस जब भी कोई चीज़ प्रॉमिस रिटर्न कर रही होती है या करे, तो उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम देन और कैच का यूज़ करते हैं। सही है। अब इस बात का मतलब क्या आपको पता है, चेक स्टेटस क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। चेक स्टेटस फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस को मुझे हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल भाई मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, अब जरा यहाँ देख लें बोर्ड पे, स्क्रीन पर, भाई प्रॉमिस करना कुछ भी हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर ये प्रॉमिस सक्सेसफुल चल गया ना, रिजॉल्व अगर हो गया या फुलफिल हो गया, तो मुझे ये वाला काम करवाना है। अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो मुझे ये काम करवाना है। अब आपने आगे आगे भी तो बढ़ना है कि भाई अगर रिजॉल्व हो गया तो आगे फर्दर क्या प्रोसेस है, अगर रिजेक्ट हो गया तो आगे फर्दर क्या प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस होगा ना आगे। तो वो इसे कहते हैं हैंडल, कि मैं प्रॉमिस की हैंडलिंग कर रहा हूँ, प्रॉमिस को हैंडल कर रहा हूँ। भाई हैंडल कैसे होता है, हम यहाँ लिखते हैं आगे डॉट देन, और एक और चीज़ होती है डॉट कैच। अब सवाल ये कि देन कब चलेगा, कैच कब चलेगा, और इसके अंदर होगा क्या। देन आपसे लेता है कॉलबैक फंक्शन, ठीक है, पहले देख लें, अभी पहले देख लें, लिखे नहीं। देन आपसे लेता है कॉलबैक फंक्शन, और कैच भी आपसे क्या करता है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। अब सवाल ये कि देन के अंदर क्या रिसीव होगा, कैच के अंदर क्या रिसीव होता है। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, फुलफिल होता है, तो क्या चलेगा, हमेशा देन चलेगा। इसको मैं थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ रिसीव होता है, मैं उसको किसी भी नेम से रिसीव कर सकता हूँ कि पैरामीटर है, मैं उसको रिस्पॉन्स कह देता हूँ अभी। और इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, जो आपने रिजॉल्व में भिजवाया होता है या जो रिजॉल्व के अंदर पास किया होता है, वो आपको यहाँ मिल रहा होता है। मैं कंसोल करवाता हूँ चेक करने के लिए रिस्पॉन्स में पड़ा हुआ क्या है। पहले सुन लो, पूरी बात सुन लो पहले। अब कैच में क्या मिलता है, अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, तो वो कहाँ जाएगा, फिर वो कैच में जाएगा। वो नॉर्मली एरर होता है हमारे पास, तो उसको हम एरर के नाम से रिसीव कर लेते हैं। रिसीव आप किसी भी नेम से कर सकते हैं, सिंपल नेमिंग कन्वेंशन है और कुछ भी नहीं है, एरर। अब मैंने क्या रखा हुआ यहाँ पे, ट्रू। प्रॉमिस क्या होगा, रिजॉल्व रिजेक्ट, रिजॉल्व। देन चलेगा, कैच चलेगा, देन चलेगा। चेक करते हैं क्या चला, ओके गुड टू गो। ये कहाँ लिखी हुई लाइन, ऊपर लिखी हुई, लेकिन ऊपर कहीं कंसोल दिख रहा है आपको, कहीं भी कंसोल नहीं हो रहा। चलो इसकी एक टेस्ट करने के लिए भाई क्या चल रहा है, यहाँ ले देता हूँ मैं रिस्पॉन्स, ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे चल क्या रहा है। और इसको क्या कर देता हूँ इस तरीके से, सही है, बीच हो जाएगा समझ में कि भाई चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, रिस्पॉन्स यानी कि देन चल रहा है, क्योंकि रिजॉल्व हो चुका है प्रॉमिस आपका। अगर मैं इसको कर दूं फॉल्स, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये बात समझ में आ गई। बस ये प्रॉमिस है आपका। अब इसमें वेट, आपका एक सवाल होगा, सर आपने कहा था जो सोचता है उसके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ऐसे मेरे दिमाग में सवाल आता है, मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा क्लास के एंड में। एक सवाल पहले सुन लो जो मेरे दिमाग में आ रहा है। भाई वो ये आ रहा है कि सर आपने कही तो कॉल बैक का ऑल्टरनेटिव है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि कॉल बैक का ऑल्टरनेट है, मतलब वेट करवाना। यहाँ वेट का क्या था, वेट तो कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे मुझे, अभी नहीं दिखेगा। जब मैं API रखूँगा ना, API लेती है टाइम, अभी तो कोई टाइम की सिचुएशन है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि सब स्टैटिक चल रहा है, तो ये टाइम लेगी ना API, तो फिर हम उसको सिनेरियो देंगे, वेटिंग का सिनेरियो क्या होता है। सही है। तो अब मैं रिपीट कर दूं कि पूरी क्या कहानी है। भाई प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस की 3 स्टेट्स होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्ट। ये कॉल बैक का ऑल्टरनेट है भाई। अब इसको लिखते कैसा है, न्यू प्रॉमिस करके इसको बना रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ 2 चीज़ें मिलती हैं हमें कॉल बैक फंक्शन के अंदर, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। अच्छा, इसकी ऑर्डरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिजेक्ट को रिजॉल्व की जगह नहीं रख सकते, रिजॉल्व को यहाँ नहीं रख सकते, ऑर्डर में होंगे, पहले रिजॉल्व होगा हमेशा, फिर रिजेक्ट होगा। अब ये 2 फंक्शन क्या है भाई,
अगर आपने कंडीशन ट्रू, अगर बंदा कंडीशन सक्सेसफुली सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगी चीज़। अगर रिजेक्ट हो रही है तो रिजेक्ट हो जाएगी, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो रिजेक्ट हो जाएगी। अब अगर कोई चीज़ प्रॉमिस रिटर्न कर रही है, अब वो चीज़ कोई फंक्शन भी हो सकती है, आगे जाके हम एक चीज़ पढ़ेंगे फैच, जिससे एपीआई फैच करते हैं, वो फैच बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो सिर्फ फंक्शन नहीं, मैंने इसलिए आपको लिखवाया कोई भी चीज़ अगर प्रॉमिस रिटर्न कर रही है तो उस प्रॉमिस को हैंडल अगर करना है। हैंडल मीन्स कि भाई रिजॉल्व हो गया तो क्या काम करवाने मुझे आगे, रिजेक्ट हो गया तो मुझे क्या काम करवाने आगे, तो इसे कहते हैं हैंडलिंग। प्रॉमिस हैंडल हो रहा है, तो हैंडलिंग के लिए हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती हैं, देन और कैच, जो खुद एक फंक्शन है। देन भी फंक्शन है, कैच भी फंक्शन है, और देन और कैच दोनों अपने अंदर क्या रहते हैं कि कॉलबैक फंक्शन ले रहे होते हैं। अब सवाल है देन में होता क्या और ये कब चलता है, कैश में होता क्या और ये कब चलता है। अगर तो आपका प्रॉमिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है या फुलफिल हो जाता है तो क्या चलेगा, देन चलेगा। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो क्या चलेगा, कैच चलेगा। इतनी सी बात है बस। ये इसके साथ हमने बनाया था, तो इसका तो मतलब जैसे आंसर तो ये आ रहा था ओके गुड टू गो वगैरह, ये भी आ रहा था। तो हमने जो रिटर्न लेके वापस देन और केस लगाया, तो इसकी मतलब जरूरत क्यों पड़ी है वापस? ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि देखें रिजॉल्व के अंदर आप एक ही चीज़ पास कर रहे हो। मुझे अगर मैं बोलूँ भाई अगर रिजॉल्व हो जाए तो मुझे एक और एपीआई कॉल कर लो, या अगर रिजॉल्व हो जाए तो ये 50 लाइन का कोड है ये और चला दो, तो मैं क्या 50 लाइन कैसे लिख दूँगा, नहीं लिख सकता ना। तो इसलिए हम पूरा एक प्रॉपर ब्लॉक लेते हैं कि अब जो आपने करवाना है आप करवाते रहो। सही है, तो कोई सवाल नहीं आता, यहीं तक रखें आज इसको। प्रॉमिसेस हो गए हमारे। आप एसिंग, अब इसमें पहले एपीआई रखेंगे गिटहब की। अब आपके एक असाइनमेंट है, मैं एक आपसे बनवाऊंगा, एक मैं खुद क्लास बनवाऊंगा, एक क्लास में बना के दिखाऊंगा आपको, एक आपसे बनवाऊंगा कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास में। एसिंग अवेट रह गया, एसिंग अवेट सोच रहा हूँ आपको एपीआई के साथ ही पढ़ाऊँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊँ। चाहिए एक नेक्स्ट क्लास प्रोजेक्ट हो जाए, आप लोग भी तो फारिग ना बैठे ना, आप लोग चिल कर रहे हैं आराम से, तो काम वाम करें थोड़ा सा आप लोग। सही है भाई, प्रोजेक्ट धनाधन आते रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स करवाता हूँ अच्छे खासे। हर ही प्रोजेक्ट दे दूँ आपको, हर। सही है, तो मैं अलग से दे दूंगा एक प्रोजेक्ट, अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट दे दूँगा, बना, मेरा काम भी आसान हो जाएगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट कब बनाएंगे?